नेक्स्ट पॉइंट इन योर चैप्टर इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे दो पिक्चर है। व्हाट वी नो टुडे एज जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड, जो अभी हम अगर हम यूरोप का मैप देखें तो इस तरह से आपको दिखेगा। ये वाला आपका प्रेजेंट मैप है, वो वैसा 1815 में नहीं था। 1815 में जैसे ये ऑटोमन एम्पर सॉरी ऑस्ट्रियन एम्परर है, ऑटोमन एम्परर है, यहाँ पे फ्रांस, यहाँ पे ब्रिटेन, तो वो अलग ही था, रशियन एम्परर, तो वैसे एम्परर्स हुआ करते थे एंड दे वर कंट्रोलिंग द स्मॉल कंट्रीज। जैसे ये रशिया है तो वो पोलैंड पे अपना कब्जा जमाए हुए था, तो इस तरह से ऑटोमन है तो ये उसने पूरा इतना कवर किया हुआ था। सो दिस वी दे वर हैविंग एम्पररशिप ड्यूरिंग द 1815, और नेशनलिज्म की आइडिया की वजह से दिस मींस यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट नेशंस। जो आज का यूरोप जो आप देख रहे हो वो इस तरह से है। यहाँ पे स्पेन, फ्रांस, जर्मनी सेपरेट हो गया, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, यूक्रेन, तो ये सारा पहले नहीं था। इटली, इटली को आप देख सकते हो, पहले तो वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो इसी चैप्टर में इसी चीज को हम थोड़ा डिटेल में समझने वाले हैं, दैट इज द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसी को समझने के लिए पहले हम सोसाइटी को समझेंगे कि भाई यूरोपियन सोसाइटी कैसी थी। तो क्लियरली पिक्चर से आपको पता चल जाएगा कि भाई यूरोपियन सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी। वन वाज द अपर क्लास एंड द नेक्स्ट वाज द लोअर क्लास। अब अपर क्लास में क्या होता था, द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वर द डोमिनेंट ग्रुप। वो डोमिनेंट ग्रुप थे, मीन्स वो बहुत ही, वैसे भी फ्रांस का जो कल्चर है इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट कल्चर ऑफ द कंट्री, जैसे हमारा इंडिया का है। तो वहां पे वो लोग बहुत ही लेविश लाइफ जीते थे और बहुत ही रॉयल, बहुत ही खर्चा करते थे। सो दे एंड दे वर डोमिनेटिंग द अदर ग्रुप्स, दे हैड कॉमन इंटरेस्ट एंड लाइफस्टाइल। तो पूरे यूरोप में जितने भी ऐसे मीन्स के अपर क्लास के लोग थे, सबकी लाइफस्टाइल और इंटरेस्ट ऑलमोस्ट सेम होती थी। दे ओन लार्ज कंट्री, उनके अंडर में बहुत सारे रिसोर्सेज होते थे एंड टाउन हाउसेस उनके पास बहुत थे। दे वर कनेक्टेड बाय मैरिज, एक दूसरे से वो मैरिज से कनेक्टेड थे, और उनकी एक कॉमन भाषा थी फ्रेंच। लोअर क्लास वो क्या थे, द मेजोरिटी ऑफ पीपल वर पीजेंट्स, और उनके पास कोई जमीन नहीं होती थी एंड दे वर्क एज सर्फ। यहाँ पे यू कैन सी द पिक्चर। So our next point is the aristocracy and the new middle class. तो इसी को हम थोड़ा पॉइंट वाइज समझ लेंगे। हमने पहले वही समझा कि द यूरोपियन सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द अपर क्लास एंड द लोअर क्लास। अपर क्लास यानी कि एरिस्टोक्रेटिक पीपल, और दूसरा एक लोअर क्लास जिसमें मिडिल क्लास अब उभर के ऊपर आ रहा था। सो सम पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस आर, फर्स्ट इज सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास। पूरे यूरोप में सोशली और पॉलिटिकली किसका चल रहा था, तो एरिस्टोक्रेटिक यानी कि लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, उसी का चल रहा था। एंड द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास दे हैड अ कॉमन वे ऑफ लाइफ, और एक दूसरे से वो जुड़े हुए थे बिकॉज दे हैड अ कॉमन वे ऑफ लाइफ and their religions etc. was also the same. Next, their families were connected by the ties in marriages. उनकी फैमिली भी मैरिजेस द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड थी। And this powerful aristocracy was, however, numerical in small group. अब ये देखो, ये जो एरिस्टोक्रेटिक लोग थे वो वैसे संख्या में तो बहुत ही कम थे, they were small in group. The growth of the towns and the emergence of the commercial classes whose existence was based on the production for the market. और एक दूसरा बड़ा ग्रुप जो उभर के आ रहा था वो क्या, वो कौन सा था, मिडिल क्लास। और वो क्यों आ रहा था, बिकॉज दिस कमर्शियल क्लासेस नाउ दे हैड स्टार्टेड ड्यूरिंग बिजनेस, और वो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी फेज था। तो दिस न्यू क्लास वाज emerging out. Industrialization began in England in the second half of the 18th century, but France और जर्मनी के बहुत सारे भागों में तो 19th century में से थोड़ा लेट हुआ था, पर फिर भी उसकी थोड़ी बहुत असर तो शुरू हो गई थी। In its wake, न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग अ वर्किंग क्लास। तो ये जो मिडिल क्लास था, एक नया वर्किंग क्लास उभर के ऊपर आ रहा था, और उसमें कौन कौन लोग थे, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, प्रोफेशनल लोग थे, इंटेलेक्चुअल पर्सन्स थे, फिलोसॉफिकल पीपल्स थे, ये सारे मिडिल क्लास में आ जाते हैं। It was among the educated liberal middle class that ideas of national unity followed the abolition of aristocratic privileges gained popularity. तो
ये जो नेशनलिज्म का आइडिया सबसे पहले किस पे असर करता है, तो यही मिडिल क्लास पे असर करता है, जो अब ये क्या सोच रहा था दैट दे शुड फॉलो द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी एंड दे शुड एबॉलिश द एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। जो बरसों से जो प्रिविलेजेस मिलते हैं अपर क्लास के लोगों को, एरिस्टोक्रेटिक लोगों को, तो वो खत्म हो जाने चाहिए। नाउ व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? तो लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है और ये कौन से लोग हैं और वो क्या क्या चाहते थे? लिबरल का मतलब ही क्या होता है? अब देखो, लिबरलिज्म शब्द कहाँ से आता है? लिबरल, इट इज अ लैटिन वर्ड और जिसका मतलब ही क्या होता है? फ्री। तो लिबरलिज्म यानी कि फ्री। एंड फॉर द न्यू मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टैंड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। तो जो मिडिल क्लास था उनके लिए लिबरलिज्म का मतलब था कि फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, यानी कि नेशनलिज्म की लॉ सबके लिए सेम होना चाहिए। there should be equality among the people and all are equal before the law। तो ये नेशनलिज्म, लिबरल नेशनलिज्म का आइडिया था। नाउ पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, ये दोनों चीज हम समझेंगे। यानी कि एक ग्रुप तो उभर के ऊपर आ रहा था जिसको हम कहेंगे लिबरल नेशनलिज्म। तो ये पॉलिटिकली क्या क्या चेंजेस चाहते थे ये हम देखेंगे और इकोनॉमिकली क्या क्या चेंजेस चाहते थे वो हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट देखते हैं, इट एम्फेसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। तो ये सबसे पहले पॉलिटिकली क्या चाहते थे कि भाई राजाशाही को खत्म कर दो, एक ऐसी गवर्नमेंट बनाओ जो लोगों के द्वारा और एक सिस्टम के द्वारा बनाई गई हो, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा बनाई गई हो। एंड ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड क्लर्जिकल प्रिविलेजेस, यानी कि एरिस्टोक्रेसी का अंत हो जाना चाहिए और जो प्रिविलेजेस कुछ लोगों को मिलते हैं कि भाई वो रॉयल फैमिली में से बिलोंग करते हैं, ये सब क्लर्जी मैन है, तो ये सारे खत्म हो जाने चाहिए। यूनिवर्सल सफरेज, उसका मतलब होता है द राइट टू वोट, सभी को वोट देने का इक्वल राइट्स होना चाहिए। इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और अगर किसी के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है खुद की कमाई हुई, तो उसमें कोई भी उसको वायोलेट नहीं कर पाएगा या तो कोई भी उस पर दबान नहीं कर पाएगा। इफ मीन्स इफ द पीपल इज ओनिंग देयर ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी, दे शुड बी द ओनर ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो पॉलिटिकल लिबरल्स, जो पॉलिटिकल यानी कि लिबरल नेशनलिज्म जो लोग थे, मानने वाले थे, उनको पॉलिटिकली ये सारे पॉइंट्स को वो कंसीडर करते थे। दूसरा हम देखेंगे इकोनॉमिकली वो क्या क्या चेंजेस चाहते थे। तो वो लोग चाहते थे कि भाई देयर शुड बी द फ्रीडम ऑफ मार्केट, एबॉलिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो फ्रीडम ऑफ मार्केट यानी हर किसी को ट्रेड करने की आजादी मिलनी चाहिए। एंड एबॉलिशन, और जो रिस्ट्रिक्शन होता था कि भाई कुछ ही लोग बिजनेस कर पाए, गुड्स पे रिस्ट्रिक्शन होता है कि यही चीज एक्सपोर्ट होनी चाहिए, यही चीज इंपोर्ट होनी चाहिए, तो ये सारा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म ड्यूटी एंड वेट एंड मेजर्स, तो इसके लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है कि जो एक्साइज ड्यूटीज वगैरह लगाई वो सबके लिए कॉमन होना चाहिए, वेट भी सेम होना चाहिए एंड द मेजर्स। और उसी के लिए 1834 में क्या होता है, एक कस्टम यूनियन जिसको हम जॉवरिन कहते हैं, was formed by the initiative of Persia and joined by most of the German state। तो एक जॉर्वरिन नाम का एक यूनियन खड़ा होता है और उसको इनिशिएटिव शुरुआत किसने की? पर्शिया एंड द मोस्ट ऑफ द अदर जर्मन कंट्रीज। तो ये जॉर्वरिन एक्चुअली किसके लिए था? टू ब्रिंग अ कस्टम यूनियन। The union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies over 30 to 2। तो पहले अलग अलग 30 करेंसीज होती थी तो उसको रिड्यूस करके वो लोग 2 पे ला दिया। और बहुत सारे जो बैरियर्स का मतलब होता है कि ट्रेडिंग में रुकावटें जो आती थी उसको भी उन्होंने धीरे धीरे एबॉलिश कर दिया, यानी कि खत्म कर दिया। सो दिस वर द पॉइंट्स विच यू कैन कनेक्ट कि भाई लिबरल नेशनलिज्म यानी कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म, पॉलिटिकली वो क्या क्या चेंजेस चाहते थे और इकोनॉमिकली क्या क्या चेंजेस चाहते थे। तो ये सारे आइडिया ही, इसी को हम कहेंगे दिस ऑल आइडियाज केम अंडर द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। 1815 तक आपने देखा कि भाई 1814 तक नेपोलियन अच्छा खासा राज कर रहा था फ्रांस पे। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट पूरे यूरोप में दिख रहे थे। इन द बिगनिंग
यूरोप एक्सेप्टेड वॉट एवर चेंजेस नेपोलियन ब्रॉड। यूरोप ने भी एक्सेप्ट कर लिया, पर धीरे धीरे उनको ये लगा कि भाई वो भी तानाशाही जैसा काम कर रहा था। तो उसी का फायदा लेके जो कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिव्स का मतलब है हु आर लिटिल बिट ट्रेडिशनल, जो थोड़े ट्रेडिशनल वैल्यूज को बिलीव करते हैं और थोड़ा राजाशाही में बिलीव करते हैं, मोनार्की जो जो वापस लाना चाहते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव्स। तो ये सारे कंजर्वेटिव्स मिलके नेपोलियन को हरा देते हैं इन द बैटल ऑफ वाटरलू। एंड देन आफ्टरवर्ड्स देयर वाज द ट्रीटी, जिसको हम ट्रीटी ऑफ वियना कहेंगे। तो ये जो न्यू कंजर्वेटिज्म जो 1815 में उभर के आया, जो अब ये चाहता था कि भाई फ्रांस में अगर इस तरह से चला तो हर एक कंट्रीज में राजाशाही चली जाएगी, तो उन्होंने फिर राजाशाही को वापस ला दिया। सो क्या क्या पहला पॉइंट है हमारा, कंजर्वेटिव्स believe that established traditional institutes of state and society like the monarchy, church, social hierarchies, property and the family should be preserved। तो ये क्या हुआ, कंजर्वेटिव्स क्या मानते थे कि भाई हमारा जो भी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स है, चर्च है, हमारा जो सोशल हायरार्कीज है, जो रॉयल फैमिलीज है, वो और उनकी प्रॉपर्टीज है, वो सबको हमें प्रिजर्व करके रखना चाहिए। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, तो बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्रिटिसिज्म को बिल्कुल वो टॉलरेट नहीं करते थे। और अगर कोई उसका विरोध करे, मीन्स उनकी जो आइडियाज को विरोध करे, ये भी वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, यानी वो विरोध करते थे कौन सी चीजों का, कि एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी, जो क्वेश्चन करे कि भाई एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट की उनको हक किसने दिया, तो ये सारी चीजों को वो नहीं मानते थे। मोस्ट ऑफ देम इम्पोज्ड सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल। तो अब उन्होंने क्या लाया, सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब है कि न्यूज़पेपर, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स विच रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी और फ्रीडम, तो उसको उन्होंने सबने कंट्रोल करना शुरू कर दिया। किन लोगों ने, कंजर्वेटिव्स ने, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई राजाशाही को हम वापस लाए। One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative orders was the freedom of press। तो जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, यानी कि जो नेशनलिज्म के आइडिया में मानने वाले, तो वो उन्होंने सबसे बड़ा विरोध इसका किया था, दैट इज द फ्रीडम ऑफ प्रेस होना चाहिए। 1815 representatives of the European powers, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ऑस्ट्रेलिया, कलेक्टिवली मिलके उन्होंने क्या कर दिया, नेपोलियन को हरा दिया। और उसके बाद वो लोग वियना में मिलते हैं और वहां पे एक सेटलमेंट होता है और वहां पे एक ट्रीटी साइन होती है। और ये सारी चीज, ये सारा होस्ट करने वाला या कौन था, जिसको सब कुछ मैनेज करने वाला हम बोल सकते हैं, वो कौन था सबसे बड़ा, दैट वाज द ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक। तो ड्यूक मैटरनिक ने ही वॉज हैंडलिंग ऑल दिस थिंग। यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, द क्लब ऑफ थिंकर्स, यानी कंजर्वेटिव्स कैसे थे कि हम मिलेंगे, बातचीत तो करेंगे, पर हम ज्यादा बोलेंगे नहीं, हम ऑलमोस्ट हाँ में हाँ कहेंगे। ओके, हम सुनेंगे सब कुछ, पर हम ज्यादा कुछ अपना प्रतिभाव नहीं देंगे, हम सिर्फ हाँ में हाँ मिला देंगे। So these are the club of thinkers. So it is somewhat in a satire way. सो दिस न्यू कंजर्वेटिव्स जो थे, उन्होंने क्या कर दिया, नेपोलियन को हरा दिया और नेपोलियन से फिर एक ट्रीटी साइन कर, एक ट्रीटी, उसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है वियना में 1815 में। सो अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी व्हाट स्टेप्स वर बीन टेकन। अब आपने जैसे देखा था कि नेपोलियन जो था वो यूरोप सिर्फ फ्रांस में नहीं, उसने तो यूरोप में भी बहुत सारी जगह पे अपना पावर जमा दिया था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कर दिया, ट्रीटी ऑफ वियना में सबसे पहले द बर्बन डायनेस्टी, यानी कि लुई 16 कहाँ से आता था, बर्बन डायनेस्टी, विच हैड बीन डिस्पोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसको हटा दिया गया था, उसको फ्रांस में फिर से रिस्टोर किया गया। कौन से साल में, 1815 में। दूसरा उन्होंने क्या किया, a series of states was set up on the boundaries of France to prevent the French expansion in future। दूसरा उन्होंने क्या सोचा कि भाई नेपोलियन जैसा कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा ना हो जाए और फिर से अपनी बाउंड्रीज फैलाना शुरू कर दे, उससे तो बेटर है हम फ्रांस की बाउंड्रीज को क्या कर देंगे, द सेटअप कर देंगे, यानी कि उसको उन्होंने बॉर्डर कर दिया। दे प्रिवेंटेड द फ्रेंच एक्सपांशन, फ्यूचर में ताकि कोई ऐसा फिर से एक्सपांड करने का, फैलाने की कोशिश ना करे। जिनोवा वॉज एडेड टू पिडमोन इन द साउथ। पिडमोन को क्या मिलता है, जिनोवा। पिडमोन जो था
एम्परर उसको बोलता है कि भाई जिनोवा आपके हिस्से में आएगा, यू कैन रूल ऑन दैट। पर्शिया वॉज गिवन द इम्पोर्टेंट टेरिटरीज ऑफ द वेस्टर्न फ्रंटियर्स, पर्शिया को क्या मिलता है, वेस्टर्न टेरिटरीज। उसी तरह ऑस्ट्रिया को क्या मिलता है, नॉर्थर्न इटली। यानी ये जो सारे कंजर्वेटिव्स थे ना, पर्शिया ऑस्ट्रिया, ये सब मिलजुल के फिर उन्होंने अपना अपना हिस्सा बांट दिया। But the German Confederation of 39 states that had been set up by the Napoleon was left untouched. नेपोलियन ने बहुत अच्छा काम किया था कि जर्मन के बहुत सारे ऑलमोस्ट 300 जितने छोटे छोटे स्टेट थे ना, उसको 39 में उसने कन्वर्ट कर दिया था। अब ये 39 को वापस 300 में कन्वर्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, तो दैट वाज बीन लेफ्ट अनटच, तो उसको उन्होंने टच नहीं किया क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं था। नेपोलियन हैड डन अ गुड थिंग, ही just united the small states into 39 states. Next, Russia was given the part of Poland. अब रशिया को क्या मिला, पोलैंड मिला। पर्शिया was given the portion of Saxon, उसको सेक्शन यानी कि जो वेस्टर्न फ्रंटियर्स था और सेक्शन वो भी उसको मिला। So this was been in the Treaty of Vienna. Treaty of Vienna में तो सबसे पहले हमें कैसे याद रखना है, बर्बन डायनेस्टी को वापस लाए, फ्रांस की बाउंड्रीज को थोड़ा बॉर्डर कर दिया, और बाकी पर्शिया ऑस्ट्रिया रशिया उन्होंने अपने अपने थोड़ा थोड़ा अपने अपने में बेच दिया, सॉरी बांट डाला। नाउ आफ्टर 1815 में ये सब कुछ हो तो गया, पर धीरे धीरे लोगों में जो गुस्सा था वो तो अभी भी था ही, तो छोटे मोटे रिवॉल्यूशंस होना शुरू, रिवॉल्यूशंस का मतलब विद्रोह, छोटे मोटे होना शुरू हो गया। तो आपका जो ये 10th में ये टॉपिक है, इसमें हम सिर्फ एक ही चीज पढ़ने वाले हैं, दैट इज रिगार्डिंग द गिसिपी मैजिनी। गिसिपी मैजिनी, ही वाज फ्रॉम इटली, और उसने क्या किया वही हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ड्यूरिंग द इयर्स फॉलोइंग 1815 के बाद के जो साल थे, इट वाज द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रॉ मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। जो बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट थे जो नेशनलिज्म के आइडिया को फैलाना चाहते थे, तो 1815 के बाद थोड़े वो डर गए कि भाई कंजर्वेटिव्स हमें प्रिजन कर देंगे या तो फिर हमें मार डालेंगे, तो उसकी वजह से वो थोड़े बहुत अंडरग्राउंड हो गए। तो यानी दे वर हैविंग द फियर ऑफ द कंजर्वेटिव्स। Revolutionaries at this time meant a commitment to oppose monarchism forms and fight for liberty and freedom. तो रिवॉल्यूशनरीज ने धीरे धीरे बोला कि भाई अब थोड़ा सिस्टमेटिक हम इसका विरोध करेंगे मोनार्की का, एंड वी विल फाइट फॉर अवर लिबर्टी एंड फ्रीडम, हम अपनी आजादी के लिए जरूर लड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल पढ़ना है, दैट इज द गिसिपी मैजिनी, who was born in Genova in 1804, and he became the member of the secret society of Carboni. कार्बोनरी नाम का एक सीक्रेट सोसाइटी उसने बनाया था, सॉरी उसी का वो एक मेंबर था। He was sent into exile in 1831. 1831 में इटली में जो भी था राजा, उसने उसको देश से बाहर निकाल दिया था, बिकॉज ही वॉज पार्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन इन लिंगोरिया, तो उसमें वो उसने हिस्सा लिया था, इसीलिए उसको हटा दिया। मैजिनी believe that God has intended nation to be the natural units of mankind. तो मैजिनी वही बोलता था कि भाई भगवान ने सारे नेशंस को इक्वल राइट दिए हैं, और देयर शुड बी अ नेशन, यानी कि सारे लोगों को भी इक्वल राइट्स दिए हैं। Secret societies were set up by Germany, France, Switzerland and Poland. तो वो मैजिनी की तरह और बहुत सारे लोग थे जो सीक्रेट सोसाइटीज बना रहे थे अभी, जर्मनी में भी, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में। मैटरनिक डिस्क्राइब, मैटरनिक को आपको तो याद होगा मैटरनिक कौन था, कि जिसने ट्रीटी ऑफ वियना का जो उसने हैंडल किया था, होस्ट किया था, तो उसने क्या बोला था, मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ अवर सोशल ऑर्डर। उसने गिसिपी मैजिनी के लिए क्या शब्द बोला था कि वो एक बहुत ही डेंजरस एनिमी है हमारे सोशल सिस्टम का। यू कैन जस्ट सी, यहाँ पे पिक्चर भी है, गिसिपी मैजिनी एंड द फाउंडिंग ऑफ द यंग यूरोप इन बर्लिन 1833 में। यंग यूरोप यानी वो सीक्रेट छोटी छोटी जो सोसाइटीज बनाता था, उसने शुरुआत कर दी थी, ना ही सिर्फ इटली में बट बाकी अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप में भी। So now we'll study about the age of revolution, that is between 1830 और 1848. तो फिर से मैं थोड़ा आपको रिपीट करवा दूं, 1815 को फिर से बर्बन डायनेस्टी फ्रांस में आ जाता है, पर 1830 आते आते यानी कि इस 15 सालों में
फिर से रिवॉल्यूशन शुरू हो जाता है और 1830 में बर्बन डायनेस्टी को फिर से फ्रांस से हटा दिया जाता है। ये क्यों हुआ? बिकॉज पीपल were still revolting and they were stick to the idea of nationalism. So some revolutions happened between 1830 और 1848, तो इसी को हम इस पॉइंट में समझने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है, as conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated. तो जैसे वो कंजर्वेटिव रेजिम्स थे अपना पावर थोड़ा और स्ट्रिक्ट कर रहे थे, उसको थोड़ा और भी पावरफुल बना रहे थे, उसी समय जो लिबरल्स और नेशनलिज्म वाले थे तो वो भी अपना एसोसिएशन थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे थे। जैसे विथ रिवॉल्यूशन इन मैनी रीजन्स ऑफ द यूरोप सच एज इटली, जर्मन स्टेट एंड सम प्रोविंसेस ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड और पोलैंड, हर एक जगह पे थोड़ा थोड़ा रिवॉल्यूशन तो होना शुरू ही हो गया था। और उसकी शुरुआत सबसे पहले कहाँ पे होती है? फ्रांस में। तो फ्रांस में जो भी होता है उसकी सारी असर कहाँ पे हमें दिखती है? यूरोप में। इसीलिए मैटरनिक ने एक बार ऐसा बोला था, मैटरनिक ने क्या बोला था? When France sneezes, the rest of the Europe cold catches cold, यानी कि फ्रांस को अगर एक छींक भी आ जाए तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। उसका मतलब ये हुआ, यानी कि फ्रांस में जो भी होता है उसका असर हमें सीधा यूरोप में दिखना शुरू हो जाता है। तो 1830 जुलाई 1830 में क्या हुआ कि जो बर्बन डायनेस्टी था उसको यानी कि हटा दिया। इट हु हैज बीन रेस्टोर्ड टू पावर, जो जिसको पावर मिला था कंजर्वेटिव्स ने दिया था 1815 से, तो उसको ओवरथ्रो करके लिबरल रिवॉल्यूशनरीज थे वो वापस आ गए एंड दे इंस्टॉल्ड, उन्होंने क्या इंस्टॉल किया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और उसका हेड किसको बनाया? लुई फिलिपी को। द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क, ये एक ही वर्ड है, sparked an uprising in Brussels which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of Netherlands। तो ये फ्रांस का में जो भी हुआ उसका पहला असर अगर हम देखें तो कहाँ पे था? ब्रसेल में, यानी ब्रसेल विच लेड इन बेल्जियम, मीन्स जो बेल्जियम था वो किसके अंडर में था? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड। तो उससे वो आजाद हो गया और अलग इंडिपेंडेंट बन गया। यानी 1830s में क्या हुआ? 1830s में से शुरुआत हो गई, बर्बन डायनेस्टी को हटा दिया गया, फिर जो बेल्जियम था उसको नेदरलैंड से वो अलग हो गया, and whatever happened in France, it was, you can see the reaction in whole Europe. So what the fifth point you can say, an event that mobilized nationalist feeling among the educated elite across the Europe was the Greek War of Independence. एक तीसरी घटना होती है, that is the Greek War of Independence, यानी ग्रीक जो अब तक द लार्जर पार्ट वाज अंडर द ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी, 15th सेंचुरी यानी काफी सालों से वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थी, तो वो लोग अब आजादी चाहते थे, एंड दिस इज कॉल्ड एज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड दिस वाज बीन सपोर्टेड बाय द नेशनलिस्ट फीलिंग एंड द एलाइट क्लास, एलाइट यानी कि एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, दे वर सपोर्टिंग दिस। Greeks lived in exile and also from many Western Europeans who had sympathies for the ancient Greek culture. ग्रीक का कल्चर भी बहुत ही एक रिच कल्चर माना जाता है, तो वहाँ के जो लोग थे ड्यू टू द ऑटोमन एम्पायर काफी सालों से ग्रीक के लोग ही ग्रीक को छोड़ के दूसरे कंट्रीज में चले गए थे, तो बहुत सारे जो यूरोपियंस थे तो दे हैड अ सिंपैथी फॉर द ग्रीक पीपल एंड द ग्रीक कल्चर, and they supported the Greek people to get independence from the Ottoman Emperor. उनसे आजादी लेने में उनको सपोर्ट किया। The growth of revolutionary nationalism in Europe sparkled of a struggle, ये एक ही वर्ड है, of a struggle for independence among the Greeks which began in 1821। 1821 में जो शुरुआत होती है और 1832 में with the treaty of Constantinople the Greek became an independent nation। तो ग्रीक एक आजाद नेशन बन जाता है। तो 1830 से लेके 1840s की जो ये टॉपिक है उसमें हम 3 पॉइंट समझेंगे, समझ लिए हमने। एक तो था कि फ्रांस में फिर से राजाशाही चली जाती है, और दूसरा पॉइंट बेल्जियम का है, और तीसरा ग्रीक का। Our next point is romantic imagination and national feeling।
तो ये सारा सपोर्ट कैसे कर रहा था या लोगों को किस तरह से ज्यादा प्रभावित कर रहा था? ड्यू टू द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो ये क्या है रोमांटिक इमेजिनेशन? रोमांटिसिज्म का मतलब क्या हुआ कि पीपल को अपने कल्चर की तरफ खींचना, अपने कल्चर के बारे में बताना, समझाना, दैट इज कॉल्ड रोमांटिसिज्म. So the development of nationalism did not come about only through war and territorial expansion. तो सिर्फ लड़ाई से ये सारा आइडिया नहीं फैला था, सिर्फ टेरिटोरियल वॉर या एक्सपांशन से. कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल. तो ये कल्चर का मतलब ही क्या होता है? रोमांटिक इमेजिनेशन. इट प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन. Art, poetry, stories, and music help to express and shape the nationalist feeling. जैसे कि हम गुजरात में जाए और हम अगर गुजराती में बात करें या तो फिर गरबा करें तो गुजराती पीपल्स दे विल लाइक इट. तो सिमिलरली हम कहीं पे भी किसी की कोई भी लोगों को अगर उसके कल्चर के बारे में बात करें या तो उसी तरह से बात करें, दे वुड बी मोर इम्प्रेस्ड. सो कल्चर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल. लोगों को उनके कल्चर के बारे में बहुत जो फिलोसोफर्स थे, राइटर्स थे, पोएट्रीज के द्वारा, स्टोरीज के द्वारा उनको समझाना उन्होंने कोशिश किया. सो लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म. तो रोमांटिसिज्म का मतलब क्या हुआ? अ कल्चर मूवमेंट. उसको हम क्या बोलेंगे? अ कल्चरल मूवमेंट विच sought टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट. तो जिसका हेतु ही क्या था कि लोगों में एक नेशनलिस्ट सेंटीमेंट जगाना. Romantic artists and poets generally criticize the glorification of reason and science and focus instead on emotions, institute and mystical feeling. तो रोमांटिक आर्टिस्ट और वो लोग किसको ग्लोरीफाई करते थे? रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग को, कि भाई किसी भी चीज को लॉजिकली समझने के बाद ही हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए. दे डिड नॉट बिलीव इन इमोशंस. और जो संस्थाएं बरसों से बनी आ रही है उसको, या तो जो मिस्टिकल चीजें हैं, मैजिकल थिंकिंग है, उसको ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. अदर रोमांटिक्स वर through folk song, folk poetry and folk dances that the true spirit of nation. तो folk song, poetry और dances के द्वारा भी ये spirit of nationalism को जगाना, नेशनलिस्ट जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे उन्होंने काम किया. नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक एंड लैंग्वेजेस. और उसमें किसका हाथ था? द जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफ्रीड हर्डल. He claimed that the true German culture was to be discovered among the common people. तो common people के अंदर ही हमें true जो हमारा real German culture है वो हमें वहीं से मिलेगा. For this is the Pinsky was been celebrated the national struggle through his operas and music, turning folk dances like the Polonaise and Muzaffar. ये folk dances के नाम है जो पुराने उनके, and which symbolize the nationalist symbol. तो वो nationalism यहाँ पे पिक्चर दिया गया है. तो this were the old traditional type of dances. तो लोगों को इसके द्वारा भी नेशनलिज्म के आइडिया को समझाने की कोशिश की गई. Language also played an important role in developing nationalist sentiment. Russian language was imposed everywhere. तो उनकी जो पुरानी लैंग्वेज रशियन लैंग्वेज, तो it was been imposed everywhere. Many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national. तो जैसे पोलैंड में उनकी जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी which was been that time been powered by Russians, तो उन्होंने पोलैंड में लोगों ने अपनी लैंग्वेज बोलना प्रिफर किया. एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ प्रिस्ट एंड बिशॉप. तो पोलैंड में जो बहुत बड़ी संख्या में जो प्रिस्ट और बिशॉप थे उनको जेल में डाला गया और सर्बिया भेजा गया. सर्बिया इज अ वेरी कोल्ड प्लेस by the Russian authority as a punishment because they were using their own language. ग्रिम्स ब्रदर करके है यहाँ पे पिक्चर दिया है. ग्रिम्स ब्रदर दे सॉ फ्रेंच डोमिनेशन एज अ थ्रेट टू जर्मन कल्चर एंड बिलीव दैट द folk tales that they had collected were expressions of pure and authentic German spirit. तो ग्रिम्स ब्रदर ने भी क्या किया? जर्मन स्पिरिट को ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए दे कलेक्टेड द ओल्ड फोक टेल्स एंड सॉन्ग्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और बुक उन्होंने लिखी. एंड इन दिस वे दे स्टार्टेड स्प्रेडिंग द ओल्ड कल्चर.
इसी में एक पॉइंट आ जाता है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। सो 1830s का जो टाइम था वो कैसा था? इट वाज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस, पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, तो उसकी असर भी कहीं कहीं यूरोप में तो होनी ही थी, और उसी की वजह से नेशनलिज्म का आइडिया और भी ज्यादा प्रभावित हुआ। 1830s it was the great economic hardship in Europe. The first half of the 19th century saw the enormous increase of population. Enormous means कि बहुत population बढ़ गया, बहुत सारे countries में लोग job के लिए they didn't got any employment, उनको कोई नौकरी नहीं मिलती थी। Population में रूरल एरियाज में से वो लोग कहाँ पे माइग्रेट होना शुरू हो गए? सिटीज में। एंड दिस इट वाज बीन ओवर क्राउडेड, सिटीज ओवर क्राउडेड हो गई, किसी को जॉब नहीं मिलता था, दे हैव टू स्टे हंग्री फॉर मैनी डेज, and due to all this thing there was a food shortage and widespread unemployment, and the population of Paris was out on road, तो वो रास्ते पे आ गई। National Assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adult males above 21 and guaranteed the right of work। तो उसके बाद एक थोड़ा एक लॉ आया, नेशनल असेंबली ने लाया कि भाई 21 के अबव दे विल बी गारंटेड टू राइट टू वर्क, तो उन्हें कहीं ना कहीं काम मिलेगा। अर्लियर इन 1845 की एक जो इंसिडेंट है वो हम देखेंगे, सिलिशिया में, यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया है। इन व्हाट इन सिलिशिया व्हाट हैपन, दे लीड अ रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर था हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल, जो वर्कर्स थे उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता था, एंड फिर वो they used to make the finished product. So there was a revolt against this contractor in 1845. So what happened on 4th June at 2 p.m. a large crowd of weavers they emerged to the houses and march। ये आप देख सकते हो कि उसके घर के आगे सब लोगों ने स्ट्राइक कर दी, एंड द कॉन्ट्रैक्टर, और उनकी डिमांड क्या थी कि भाई हमें जो वेजेस देते हो, आप हमें जो पगार देते हो वो इंक्रीज करो, थोड़ा बढ़ाओ, क्योंकि जो लोगों की जरूरतें हैं वो कम वेजेस में फुलफिल नहीं हो रही थी। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लीड विद द फैमिली टू द नेबरिंग विलेज। तो जब लोगों ने इस तरह से उसके घर पे आगे आके विद्रोह किया, तो कॉन्ट्रैक्टर अपनी फैमिली को लेके बाजू वाले विलेज में चला जाता है, बट ही रिटर्न आफ्टर 24 आवर्स, वो वापस आता है आर्मी के साथ, एंड ड्यू टू दैट उसी में फिर 11 वीवर्स वर बीन शॉट, वो मर जाते हैं। So this is one of the incident that happened in 1845. So 1845 the revolutions of liberals, liberals ने जो revolution किया उसमें अभी एक और incident हम पढ़ेंगे। क्या हुआ? The poor and unemployment and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle class was underway। तो educated middle class थे, उन्होंने peasants, फिर जो वर्कर्स, जो पुअर पीपल थे, अनएम्प्लॉयड पीपल थे, सबको साथ में लेके उन्होंने एक रिवॉल्ट किया। कौन से साल में? 1848। मैन एंड वुमन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास दे कंबाइन द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने क्या डिमांड किया कि हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और एक नेशन को हमें यूनिफाई करना पड़ेगा। इन द जर्मन रीजन्स, तो जर्मन रीजन में क्या होता है? अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन हुज मेंबर्स, जिसके मेंबर्स कौन थे? मिडिल क्लास, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, आर्टिशंस, वो सारे इकट्ठा होके कहाँ पे जाते हैं? सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट, एंड दे डिसाइडेड टू वोट। और वो किसको वोट करते हैं? जर्मन नेशनल असेंबली को। एंड 18 मई 1848 में क्या होता है? 331 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स दे मार्च इन द फेस्टिव प्रोसेशन, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो वहां पे वो लोग दे वेंट टू दिस प्लेस इन द पार्लियामेंट और कन्वेट इन द चर्च एट सेंट पॉल। सेंट पॉल में मीन्स के फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनती है, किसकी बनती है? ये जो 31 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनकी पार्लियामेंट बनती है। ओके, इन दिस पिक्चर यू कैन सी वन थिंग कि यहाँ पे नीचे जो है वहां पे सब लोग बैठे हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड यू नोटिस द वुमन द अपर लेफ्ट गैलरी, जो लेफ्ट की गैलरी है वहां पे वुमन सिर्फ दे आर जस्ट द व्यूअर्स, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग।
So all this happened in the year 1848. तो ये जो जर्मन रिप्रेजेंटेटिव्स थे, दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और जिसका हेड हो वो किसको बनाना चाहते थे, वहां का जो राजा था ना उसको बनाना चाहते थे। राजा कौन था? वेलमन फोर, द किंग ऑफ पर्शिया। पर उसने क्या किया, उसने रिजेक्ट कर दिया कि भाई मुझे आपका आपका पार्लियामेंट है, मुझे उसमें कोई हेड नहीं बनना है। ही रिजेक्टेड एंड ही व्हाट ही डिड, ही वेंट अवे फ्रॉम दिस असेंबली, वहां से चला गया और बाकी जो मोनार्क थे ना उसके साथ वो ज्वाइंट हो गया। When the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social bias of the parliament eroded. और धीरे धीरे ये क्या हुआ कि ये जो गवर्नमेंट, जो पार्लियामेंट बना था मिडिल क्लास पीपल का, तो उनको धीरे धीरे जो बाकी सोशल सपोर्ट मिल रहा था ना वो धीरे धीरे खत्म होता गया। यानी कि ये जो रिवॉल्ट हुआ उसका ज्यादा हमें तुरंत कोई पॉजिटिव उसका रिजल्ट नहीं मिला था। द इश्यू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज अ कंट्रोवर्शियल, और वुमेन्स तो भले ही दे वर स्ट्रगलिंग, स्टिल दे वर स्ट्रगलिंग, दे वर नॉट द active participants, they didn't have the right to vote. Women had formed their own political association, they founded their own newspaper, वो अपनी political meetings करते थे। they were admitted only to observe, हमने वो पिक्चर में भी देखा कि they were only the observer, and they just stand in the visitors gallery, they were not the participants, या तो representatives नहीं हुआ करते थे। Monarchs were beginning to realize that the cycle of revolution and the repression could be ended by granting concession to the liberal nationalist revolutionaries। यानी कि 1848 आते आते जो मोनार्क थे उनको क्या एहसास हो गया, what they realized कि भाई अब ज्यादा तानाशाही नहीं चलेगी, हमें थोड़ा ये लिबरल नेशनलिस्ट जो रिवॉल्यूशनरीज है उनकी भी बात सुननी चाहिए, और उनको ध्यान में रख के एक नया एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। तो लास्ट पॉइंट में हमने देखा कि 1848 में एक छोटा सा रिवॉल्ट होता है जर्मनी में, कि 831 मेंबर्स रिप्रेजेंटेटिव्स दे वेंट इन द कोर्ट ऑफ फ्रैंकफर्ट, और वहां पे अपना पार्लियामेंट बनाने का, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की एक शुरुआत करते हैं। एनीवे दैट वाज नॉट सो सक्सेसफुल, बट दैट लीड टू द मेकिंग ऑफ जर्मनी, पर उसी की वजह से फिर जर्मनी एक नेशन बन के नेशन बनता है। सो दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। वैसे भी हमने चैप्टर में देखा कि भाई ये पूरा नेशनलिज्म पढ़ने के बाद हम उसके दो रिजल्ट देखने वाले हैं, एक तो है मेकिंग ऑफ जर्मनी और दूसरा है मेकिंग ऑफ इटली। तो पहले मेकिंग ऑफ जर्मनी को समझते हैं। आफ्टर 1848 nationalism in Europe moved away from its association with democracy and revolution। तो पूरे यूरोप में एक एसोसिएशंस बनना शुरू हो गए, and they were fighting for democracy and they were revolting everywhere। This can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as nation state। तो ये इसका असर हम कौन से एग्जाम्पल से देखेंगे कि जर्मनी और इटली दोनों यूनिफाई हो जाते हैं, दोनों नेशन स्टेट्स बनते हैं अलग अलग। नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमॉन्ग मिडिल क्लास जर्मन, और नेशनलिस्ट फीलिंग सबसे ज्यादा किसके अंदर ये फैली गई, किसके अंदर फीलिंग्स थी, और जिस सबसे ज्यादा किसने फैलाई, तो मिडिल क्लास पीपल। तो जर्मनी में भी वही हुआ कि मिडिल क्लास जर्मन दे इनिशिएटिव टुक पार्ट इन मेकिंग जर्मनी अ नेशन स्टेट। This liberal initiative to nation building, repressed by the combined forces of monarchy and military, supported by the large landowners of Persia। So this liberal initiatives to national building, तो national building में वो लोग किसका विरोध कर रहे थे? मोनार्की और मिलिट्री। तो इस विरोध में ये जो लिबरल्स लोग थे, जो मिडिल क्लास पीपल थे, उनको किसका सपोर्ट मिलता था? जो लैंड ओनर्स थे पर्शिया के, उसका सपोर्ट मिलता था। अब जर्मनी, यू कैन सी हियर, जर्मनी में बहुत कुछ, पर्शिया, ऑस्ट्रिया सब कुछ आ जाता है, पर पर्शिया टुक द इनिशिएटिव टू मेक जर्मनी अ नेशन स्टेट, और इसीलिए बाद में जाके पर्शिया का जो लीडर होता है वो जर्मनी का लीडर बनता है। ओके, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बिफोर द जर्मनी वाज मेड द नेशन स्टेट, जर्मनी जब नेशन स्टेट बना उसके पहले बहुत छोटे छोटे अलग अलग टेरिटरीज में वो बांटा हुआ था, पर वो सारे टेरिटरीज को इकट्ठा करने का काम कौन करता है?
पर्शिया करता है और इसीलिए पर्शिया का जो लीडर है वो बाद में जाके जर्मनी का लीडर बनता है। पर्शिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया कि भाई पर्शिया ने इनिशिएटिव लिया, सारे जितने भी टेरिटरी, ऑस्ट्रिया भी वैसे उसमें आ गया, वो भी काफी पावरफुल था, पर फिर भी पर्शिया ने ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ उसका, एंड ही टुक द लीडरशिप फॉर द मूवमेंट। इट्स चीफ मिनिस्टर, और उसका एक चीफ मिनिस्टर था जिसका नाम था ओटो वॉन बिस्मार्क, who is considered as the architect of this process। तो ऐसा माना जाता है, उसको बोला जाता है इज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो उसने पूरा ये जो स्टेप बाय स्टेप चीजों को चेंज करना, ये पूरा उसी ने ड्राफ्ट किया हुआ है। ही कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द पर्शियन आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेसी। और जो ये ऑटोमन बिस्मार्क है, उसने पर्शियन आर्मी की मदद से और जो ब्यूरोक्रेसी यानी कि जो एजुकेटेड एलाइड पीपल्स थे उनकी हेल्प से उसने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया। एंड ड्यूरिंग दिस यूनिफिकेशन देयर वर 3 वॉर्स, 3 लड़ाइयां हुई ओवरसीन ईयर्स, बहुत सारे साल में। और वो 3 लड़ाइयां किसके बीच में हुई? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। एंड इट एंडेड इन द विक्ट्री ऑफ पर्शिया, और लास्ट में कौन जीतता है? पर्शिया। एंड इन दिस वे इट कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। And finally, on 18th January 1871, the Persian king Kesar William I was proclaimed the German emperor in the ceremony held at Versailles। तो यहाँ पे एक सेरेमनी हेल्ड होती है और 1871 में फाइनली जो पर्शिया का राजा था, ही वॉज बीन प्रोक्लेम्ड एज द जर्मन एम्परर। जर्मनी एक हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो जर्मनी स्टेट को, तो वो पूरा एक जर्मनी एक स्टेट हो जाता है। और यहाँ पे फिर जिसको हम बोलते हैं हॉल ऑफ मिरर, तो यहाँ पे जो केशर विलियम वन है, he made the German emperor। The nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Persian state power। तो ये हम देख सकते हैं कि भाई जर्मनी बनाने में पर्शिया ने ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था, तो पर्शियन पीपल का जो स्टेट पावर, यानी वी कैन सी द डोमिनेंस ऑफ द पर्शियन पीपल और द पर्शियन किंग ओवर दिस। The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency। तो जैसे ही जर्मनी बनता है तो सबसे पहले वो काम क्या करते हैं? दे मॉडर्नाइज द करेंसी, करेंसी को थोड़ा यूनिफॉर्म मॉडर्नाइज करने का शुरू किया, बैंकिंग सिस्टम को थोड़ा सुधारने का ट्राई किया, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी वाज आल्सो चेंज। So in this way we have studied the unification of Germany। Our next point is the unification of Italy। Thank you. I hope you would be able to understand the chapter well. And if you like my video, please like, share and subscribe, and definitely give me some comments.